day 3 of NEET Most Wanted series and today we are going to start a new chapter that is breathing and gaseous exchange. NCERT के अंदर ये चैप्टर गिवन है, चैप्टर नंबर 17। और सबसे पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, है ना। ब्रीदिंग क्या है भाई? इनटेक ऑफ एयर एंड एक्सहेल आउट ऑफ एयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग, सिंपल लैंग्वेज में, है ना। ब्रीदिंग क्या है? गैसियस एक्सचेंज है फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है। और आगे की बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है जो कहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है? हमारे सेल के अंदर से प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट ब्रेक हो रहा है, किसके अंदर? एनर्जी, CO2 एंड वाटर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी के टेक्स्ट को देखें जरा, क्या बोलती है एनसीईआरटी? द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cell is called breathing, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 को हम क्या बोल रहे हैं? ब्रीदिंग कह रहे हैं। और ये दो स्टेजेस में एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब इनहेल ऑफ एयर और एक्सपिरेशन का मतलब एयर का बॉडी से बाहर निकाल देना। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एयर एंटर्स द लंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन एयर लिफ्ट्स द लंग। ओके, अब यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में मैंने आपके लिए दिया है कि व्हाट इज द डिफरेंस। ब्रीदिंग क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, रिमूवल ऑफ फाउल एयर एंड इनटेक ऑफ फ्रेश एयर, और जहाँ पे कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती। और कहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है? आउटसाइड द सेल। रेस्पिरेशन की बात करें, कहाँ एग्जीक्यूट होता है? इनसाइड द सेल, इंट्रासेलुलर प्रोसेस है। यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ ATP। कैसा प्रोसेस है? बायोकेमिकल प्रोसेस है, प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट के अंदर एग्जिबिट हो रहा है। अगला है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है, किसमें भाई? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। ओके, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो जो लोअर ऑर्गेनिज्म है ना, उनके अंदर जो रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म होता है सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से होगा और इंटायर बॉडी सरफेस काम करेगी, जैसे स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स एंड फ्लैटवर्म, ठीक है। स्किन की बात करें तो स्किन के लिए जो स्किन की बात करें, स्किन इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन मॉइस्ट स्टेट। कहाँ पे? अर्थवर्म के अंदर। ट्रैकियल सिस्टम यानी कि ट्यूबुलर पाइप लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, इसको हम कहेंगे ट्रैकियल सिस्टम। और it is also known as Malpighian tubules, है ना। ओके, देन arthropods एंड इंसेक्ट्स। यहाँ पे आर्थ्रोपोड्स भी मालपिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू क्या करते हैं भाई? रेस्पायर करते हैं। ओके, गिल्स की बात करें, एक्वेटिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन है गिल्स। डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन इन वाटर हैज बीन टेकन इन विद द हेल्प ऑफ गिल्स। कहाँ पे? पाइसेस, एक्वेटिक, आर्थ्रोपोड्स के अंदर। एंड लंग्स स्टार्ट टू डेवलप इन एम्फीबियंस, जहाँ टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लिविंग स्टार्ट हो रहा है एम्फीबियंस के अंदर, वहाँ पे लंग का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो एम्फीबियंस आफ्टर रेप्टाइल्स इज ऑल्सो प्रेजेंट। रेप्टाइल्स के अंदर भी लंग्स थोड़ा सा डेवलप है भाई, है ना। और वेल डेवलप जो लंग्स है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक है? मैमल्स का, है ना। तो मैमल्स के अंदर जो मोड ऑफ रेस्पिरेशन और ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन वो क्या है भाई? लंग्स है। आगे चले, नेक्स्ट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर गैसियस एक्सचेंज के लिए एक कंप्लीट वेल डेवलप ऑर्गन सिस्टम है, दैट इज नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। कहाँ से स्टार्ट होता है? एक्सटर्नल लेयर्स से स्टार्ट होता है और हमारे एल्वियोलाई पे जाकर एंड होता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल लेयर्स यानी नजल चैम्बर, है ना। एक बार डायग्राम देखते हैं। ओके, चलो भाई ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं। तो ये यू कैन सी हियर क्लियरली इट इज जस्ट स्टार्टिंग विद द हेल्प विद द ओपनिंग ऑफ एक्सटर्नल लेयर्स। एक्सटर्नल लेयर लीड कर रहा है कहाँ पे? नजल चैम्बर के अंदर। आफ्टर दैट नजल चैम्बर, दिस एयर्स आर मूविंग इनसाइड द नजल कॉन्की। आफ्टर दैट दिस सेक्शन इज नोन एज pharynx, which is common passage of air as well as food. After that, air will move to the windpipe, जहाँ पे epiglottis present है, and epiglottis is the covering of glottis, यानी कि windpipe का opening को हम glottis बोल रहे हैं। air will गेट एंटर इनसाइड द ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया के बाद ये ब्रोंक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है। आफ्टर ब्रोंक्यूल्स यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्री प्रेजेंट है, आप देख सकते हो। ये ब्रोंक्यूल्स डिवाइड हो रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। आफ्टर दैट रेस्पिरेटरी टर्मिनल्स, ब्रोंक्यूल्स वगैरह प्रेजेंट है। आफ्टर दैट ये ओपन होते हैं कहाँ पे? एल्वियोलाई के अंदर। तो क्या क्या देख लिया? एक्सटर्नल लेयर्स, नजल चैम्बर, नजल चैम्बर के बाद फारिंग्स, फारिंग्स के बाद ग्लॉटिस, ग्लॉटिस से ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद सब डिवीजन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। आफ्टर दैट एल्वियोलाई, जहां पे गैसियस एक्सचेंज होगा बिटवीन ब्लड एंड लंग्स। ओके, डन।
आगे चलते हैं। ये जो हमारा लंग्स है कहाँ प्रेजेंट है? थोरेसिक केज में प्रेजेंट है, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है। इसको आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिंग कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है कौन? हमारे रिब्स है ना, पोस्टीरियरली लैटरल साइड से और वेंट्रल साइड से। ओके डन। यहाँ पे आपको पता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर पढ़ेंगे, एक बोन प्रेजेंट होती है दैट इज स्टर्नम। ठीक है, आगे चलते हैं। लंग्स की बात करें, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। राइट में कितने लोब है? 3 लोब प्रेजेंट है, ट्रांसवर्स फिशर्स, ऑब्लिक फिशर्स प्रेजेंट है। यहाँ पे लेफ्ट लोब की बात करें, बाइलोब कंडीशन प्रेजेंट होता है और उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा नॉच प्रेजेंट होता है जिसको हम कार्डियक नॉच कहेंगे, विच ऑक्यूपाई द हार्ट इनसाइड द थोरेसिक कैविटी। ओके डन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, यू कैन सी हियर वेल। क्या है भाई? सबसे पहले लैरिंग्स, ये साउंड बॉक्स कहलाता है, दैट इज नोन एज साउंड बॉक्स। इन केस ऑफ बर्ड्स इट इज साइरिंग्स। ओके, एपिग्लोटिस इज द cartilaginous structure which closes the windpipe at the time of swallowing of food or drinking water. This is ट्रैकिया, जहां पे इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट हैं और ये ट्रैकिया लीड कर रहा है कहां पे? ब्रोंकस में। 2 ब्रोंकस प्रेजेंट हैं। आफ्टर दैट ये ब्रोंकस सब डिवाइड कर रहे हैं ब्रोंकियोल्स के अंदर। इसका डिवीजन मैं आपको रेस्पिरेटरी ट्री में दिखाऊंगी। अब ये जो लंग्स है, इस लंग्स के चारों तरफ एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज नोन एज प्लूरल मेम्ब्रेन। वर्ड प्लूरा इज रिलेटेड विथ लंग्स। ठीक है, तो प्लूरल मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड है, इसके बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज नोन एज प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं, नीचे की बात पोस्टेरियरली देखते हैं। तो पोस्टेरियरली यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज डायफ्राम। इट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रीदिंग और यू कैन से इन गैसियस एक्सचेंज। क्लियर है? डन। डायफ्राम क्या है? एक डोम सेपेड स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, देयर इज नो बोन। These muscles are known as phrenic muscles. Okay, you can see that respiratory tree here in the diagram. Trachea is divided into bronchus. This one is bronchus. After that, it is dividing into primary bronchiole, bronchiole. After primary bronchiole is getting divided, this one like this, है ना? तो this is secondary. Division of tertiary bronchus will lead to give rise of a smaller bronchus. ठीक है, इसको प्राइमरी रीजन में हम क्या कहेंगे? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ओके डन। फिर से रिपीट कर रही हूँ वंस अगेन। यहाँ चलते हैं आगे। सबसे पहले ब्रोंकस प्राइमरी, सेकेंडरी के बाद टर्शियरी के बाद आपको आ जाएगा यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। डन। अब यहाँ पे एक चीज को याद रखना है आपको कि कभी भी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में वहां पे कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट नहीं होते। अप टू द कहाँ भी टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स है ना, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स तक कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट है, स्मॉलर ब्रोंकाई तक, बट टर्मिनल में ये प्रेजेंट नहीं होते। तो टर्मिनल से नीचे वाले जितने भी ब्रोंक्यूल्स होंगे वहां पे कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट नहीं होगा, जैसे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ओके डन, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर? सबसे पहले क्या देखा भाई? ए पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट है एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली भी, है ना। फेरिंग्स के पास भी इंटरनल लेयर्स प्रेजेंट है। आगे चलते हैं। फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स दैट फाइनली टर्मिनेट इनटू द alveoli। नजल चैम्बर की बात करें तो नजल चैम्बर क्या कर रहा है भाई? फेरिंग्स के अंदर ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है? ये लीड कर रहा है लैरिंग्स के अंदर और लैरिंग्स इज साउंड बॉक्स, हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन। ठीक है, ट्रैकिया की बात करें क्या है भाई? डिवाइड हो रही है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, फिर उसके बाद टर्मिनल एंड रेस्पिरेटरी। ठीक है, कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट है फॉर सपोर्टिंग एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉम द कोलैप्सिंग। ठीक है, ओके डन। ब्रोंक्यूल्स की बात करें, ब्रोंक्यूल्स टर्मिनेट कर रहे हैं कहाँ पे? इररेगुलर वॉल्ड वास्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड alveoli। तो alveoli इज मेड अप ऑफ किसका? सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम, सिंगल लेयर्ड होगा जो कि एयर के डिफ्यूजन में हेल्प करेगा, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट। चलो भाई, द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई क्या कहला रहा है भाई? ब्रोंक्यूल्स एंड alveoli कलेक्टिवली फॉर्म द लंग्स। लंग्स किससे बना हुआ है भाई? ब्रांचिंग नेटवर्क किसका? ब्रोंक्यूल्स का एज वेल एज alveoli का। ठीक है, 2 lungs आर कवर्ड विद डबल लेयर्ड प्लूरल मेम्ब्रेन, है ना, प्लूरा जिसको हम बोल रहे हैं प्लूरल फ्लूइड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। फंक्शन क्या है? फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कंडक्टिंग पार्ट की बात करें तो कंडक्शन, अच्छा हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्री है उसके अंदर 2 पार्ट है, एक क्या? कंडक्शन और एक एक्सचेंज पार्ट। कंडक्शन मतलब एयर को ट्रैवल कराने वाला पार्ट और एक्सचेंज का मतलब जहां पे गैसियस एक्सचेंज होगा बिटवीन ब्लड एंड
लंग्स, ठीक है। तो कंडक्शन पार्ट कहाँ से, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, ठीक है। कहाँ से कहाँ, एक्सटर्नल लेयर से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक, वहां पे कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से लेके अल्वियोलाई तक एक्सचेंज पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। तो कंडक्शन जोन में आपको बता दिया क्या होंगे, सारे के सारे नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। क्या करेगा, फॉरेन पार्टिकल को रिमूव करेगा, जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं उसके अंदर जो फॉरेन पार्टिकल है उसको बाहर निकालने का काम करेगा, और बॉडी के अंदर जो इनहेल किया गया एयर है उसको बॉडी टेम्परेचर पे लेके आने का काम करेगा, उसको ह्यूमिडिफाइज करेगा, उसके अंदर वाटर ऐड करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एक्सचेंज पार्ट कहाँ प्रेजेंट है भाई, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल एंड अल्वियोलाई, जहां पे डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 टेक्स प्लेस बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। आगे चलते हैं, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें अकॉर्डिंग टू द NCERT टेक्स्ट, इसको 5 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। चलो देखें, ब्रीदिंग इन विच ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेरिक एयर इज डिफ्यूज्ड इन एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज डिफ्यूज्ड आउट, है ना। सबसे पहला जो स्टेप है, क्या हो रहा है, हमने ऑक्सीजन इनटेक किया, ब्रीदिंग किया, और यहाँ पे इस एयर के अंदर O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, CO2 का कंसंट्रेशन कम है। अल्वियोलर एयर के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है और O2 का कंसंट्रेशन कम है। इसके थ्रू डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 विल टेक्स प्लेस। डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अकर्स अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या हो गया भाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय ब्लड। यहाँ से एक्सचेंज होने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसको लेकर के कहाँ पहुंचेगी, राइट अट्रियम, यानी कि हार्ट के राइट अट्रियम चैम्बर में पहुंच जाएगी। अब डिफ्यूजन ऑफ CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, है ना, पंप कर देगा हार्ट उसको पूरे बॉडी में हेजर अरोटा के थ्रू, और ये ब्लड पहुंचेगा टिश्यूज के पास। टिश्यूज के पास क्या होगा, टिश्यू लेवल पे CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा, O2 का कंसंट्रेशन कम। जस्ट इसके ऑपोजिट ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा एंड CO2 का कंसंट्रेशन कम। अकॉर्डिंग टू द पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया भाई डिफ्यूजन ऑफ CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय सेल्स टू ऑब्टेन एनर्जी एंड रिलीज ऑफ CO2, यानी कि कहने का मतलब है सेलुलर रेस्पिरेशन। जो O2 इनटेक हुआ, डिफ्यूज इन हुआ कहाँ पे, सेल के प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट में, वहां पे ऑक्सीजन ब्रेक कर देगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिलीज करेगा, वाटर, CO2 एंड ATP। ओके, आगे चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हम देखेंगे हाउ वी इनहेल द एयर और एक्सेल द एयर, यानी ब्रीद इन और ब्रीद आउट का जो मैकेनिज्म है कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले देखिए भाई, ब्रीदिंग में आपको पहले बता दिया है कि किससे बना हुआ है भाई, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, डिटेल पता है। एटमॉस्फेरिक एयर हमारे लंग्स के अंदर एंटर करता है एंड अल्वियोलर एयर वहां से एक्सेल आउट होता है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट टेक्स प्लेस ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर ग्रेडियंट, है ना। कहने का मतलब क्या है कि जो प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन हो रहा है बिटवीन लंग्स एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दैट इज द पॉजिटिव एजेंट फॉर ब्रीदिंग, और आप कह सकते हो गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। इंस्पिरेशन कब होगा, जब एटमॉस्फेरिक एयर का जो प्रेशर होगा, बाहर का जो प्रेशर है वो हमारे लंग्स के प्रेशर से क्या हो, ज्यादा हो, तो मूवमेंट ऑफ एयर विल टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। अपने आप हवा क्या करेगी, मूव करेगी फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर, ठीक है। तो देखो भाई, इंस्पिरेशन अकर्स व्हेन प्रेशर इनसाइड द लंग्स इज लेस एंड एक्सपिरेशन विल अकर व्हेन प्रेशर इज मोर इन द लंग्स देन आउटसाइड, है ना। कभी भी एयर का जो मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर, एक्सपिरेशन में क्या हो रहा है, अंदर की हवा बाहर जा रही है, यानी कि लंग्स का उस टाइम पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। हाँ, इंस्पिरेशन की बात करें, बाहर से हवा अंदर आ रही है, कहने का मतलब क्या है, इस टाइम पे लंग्स के अंदर जो प्रेशर होगा वो क्या हो रहा होगा, कम होगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से या फिर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अब बात करते हैं डायफ्राम की। मैंने आपको बोला डायफ्राम मस्कुलर स्ट्रक्चर है, फ्रेनिक मसल्स का बना हुआ है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैसियस एक्सचेंज यानी कि ब्रीदिंग में। कैसे, विद द हेल्प ऑफ रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, वहां पे वो वॉल्यूम को बढ़ाएगा और घटाएगा। मैंने आपको बताया डायफ्राम क्या है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, फ्रेनिक मसल्स का बना हुआ है, विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इट अल्टर्स द वॉल्यूम ऑफ लंग्स और थोरेसिक कैविटी, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा और कम। वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर कम, वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज्यादा।
यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट को डेवलप करने वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज डायफ्राम. Along with diaphragm, there are specialized muscles present between the ribs, which are known as intercostal muscles, and these intercostal muscles also contract and relax to increase the volume and decrease the volume to create the pressure gradient. है ना, क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं. नेक्स्ट, दिस इज द डायफ्राम. कैसा है भाई? डोम सेपेड स्ट्रक्चर जो कि फ्रेनिक मसल्स का बना हुआ है. आगे चलते हैं. इंटरकोस्टल मसल्स. इंटरकोस्टल मसल्स क्या है भाई? बिटवीन टू रिब्स प्रेजेंट हैं. दो तरह के होते हैं, EICM एंड IICM. आप हमेशा याद रखोगे नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम पे ऑलवेज एंड ऑलवेज ओनली एंड ओनली EICM ही रिलैक्स करेगा एंड कॉन्ट्रैक्ट करेगा. कभी भी IICM नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता. इट विल गेट इन्वॉल्व ड्यूरिंग फोर्सफुल रेस्पिरेशन और एब्डोमिनल रेस्पिरेशन. ठीक है, फोर्सफुल रेस्पिरेशन के टाइम पे या फोर्सफुल ब्रीदिंग के टाइम पे ये IICM वर्क करेगा. नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पे ये काम नहीं करता. नॉर्मल ब्रीदिंग में कौन करेगा? EICM. EICM क्या होता है? रिब्स के एक्सटर्नल सरफेस को प्रेजेंट होता है, दोनों रिब्स को अटैच करने का काम करता है. IICM क्या होगा? रिब्स के इंटरनल साइड पे प्रेजेंट होगा और इंटरकोस्टल मसल्स कहलाएगा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स. नेक्स्ट आगे बात करते हैं भाई. अब हाउ दे मूव, है ना. इंस्पिरेशन पहले देखते हैं. तो इंस्पिरेशन में क्या होगा भाई? देखें, फॉर इंस्पिरेशन क्या होना चाहिए? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रेशर से लंग का जो प्रेशर है वो कम होना चाहिए. तो प्रेशर को कम करने के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से एक्टिविटी में आएगा वो इस डायग्राम में दिखा रखा है. क्या होगा? सबसे पहले वॉल्यूम को इंक्रीज किया जाएगा. वॉल्यूम इंक्रीज होगा देन प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा. हाउ द वॉल्यूम विल गेट इंक्रीज्ड? तो सबसे पहले डायफ्राम का जो मसल्स है, डोम सेपेड है, आउटवर्ड ऊपर की तरफ उठा हुआ है, वो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड विल गेट फ्लैटेन. है ना, डायफ्राम नीचे की तरफ मूव कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और जो डायफ्राम का स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा? फ्लैटेन हो जाएगा. तो इस एक्सिस में यानी कि एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा. ठीक है, अब बात करते हैं इंटरकोस्टल मसल्स की. EICM. EICM के अंदर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिब्स को अपवर्ड, ठीक है, एंड आउटवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड इसको खींचने का काम करेगा. कौन? EICM. जिसकी वजह से क्या होगा? वेंट्रल डॉर्सल एक्सिस में, वेंट्रो डॉर्सल एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज होगा. दो तरीके से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड, फ्लैटेन, तो एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीजेस. EICM कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पुल्स द रिब्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, जिसकी वजह से वेंट्रो डॉर्सल एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज होगा. वॉल्यूम इंक्रीजेस देन प्रेशर विल गेट डिक्रीज्ड. किसके कंपैरिजन में? एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से एयर विल गेट इनहेल्ड और एयर विल मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर. दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन. एक्सपिरेशन की बात करें, एक्सपिरेशन कब होगा? जब लंग्स के चैम्बर का प्रेशर बहुत ज्यादा हो. प्रेशर बहुत ज्यादा होने के लिए स्पेस क्या होना चाहिए? कम, यानी वॉल्यूम क्या होना चाहिए? कम. वॉल्यूम को कम करने के लिए क्या होगा? डायफ्राम रिलैक्स्ड होगा, अपने प्रीवियस पोजीशन को गेन करेगा, डोम सेपेड होगा. इट विल मूव अपवर्ड, रिलैक्स कर रहा है, मूव करेगा अपवर्ड. बट ऑब्वियस सी बात है एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम कम. EICM की बात करें, EICM क्या करेगा? विल गेट रिलैक्स्ड. ड्यू टू रिलैक्सेशन इट विल मूव डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, जिसकी वजह से वेंट्रो डॉर्सल एक्सिस में वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम. ऑल ओवर वॉल्यूम कम, देन प्रेशर विल गेट एक्सीडेड इन कंपैरिजन ऑफ एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक एयर एंड व्हाट विल हैपन? एयर विल मूव from higher pressure to the lower pressure, from lungs to the atmospheric air. समझ में बात आ गई? क्लियर है? Then this is the mechanism of expiration. You can see the diagram of NCERT and can understand from this section. बहुत आसान था, है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई. The contraction of intercostal muscle lift the ribs and sternum, causing an increase in volume of thoracic cavity and that results in decrease in pressure than the atmospheric pressure. This is called inspiration. ठीक है, क्लियर हो गया. रिलैक्सेशन की बात करें, रिलैक्सेशन में डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स क्या होगा? रिलैक्स हो जाएगा. रिलैक्स होने के बाद वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. ठीक है, तो प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा? एक्सपिरेशन. द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट इज एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पाइरोमीटर. स्पाइरोमीटर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम व्हाट अमाउंट ऑफ एयर इनटेक कर रहे हैं और व्हाट अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल कर रहे हैं इसको हम मेजर कर सकते हैं. देन क्लिनिकल
मेंट है ये पल्मोनरी फंक्शन के लिए। क्यों यूज करते हैं स्पायरोमीटर? ताकि हमें पता चल सके कि हमारा लंग्स कितने एफिशिएंसी के साथ एयर को इनहेल कर पा रहा है या फिर एक्सेल कर पा रहा है। ठीक है, ओके डन। चलो भाई यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमेट्री। आपने क्या देखा यहाँ पे? स्पायरोमीटर क्या कर रहा है, कैसे मेजर काम करता है कि हम कितने अमाउंट में एयर इनहेल कर सकते हैं और कितने अमाउंट में एयर को एक्सेल कर सकते हैं। सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर ऑलवेज गेट रिमेन इनसाइड द लंग विच विल नेवर गेट एक्सेल्ड आउट और इनहेल आउट। सम अमाउंट में कभी भी एयर वहां पे प्रेजेंट होता है, उसको हम कंप्लीटली वैकेंट नहीं कर सकते, एंड दिस वॉल्यूम इज नोन एज रेसिडुअल वॉल्यूम, है ना। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है ना। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री के हेल्प से हम कौन सा मेजर नहीं कर सकते। तो इसमें जो मेजरमेंट का है, दिस इज रेसिडुअल वॉल्यूम। ये एयर कहाँ प्रेजेंट है? हमारे लंग्स के अंदर हमेशा प्रेजेंट होता है, कभी भी हम लंग्स को कंप्लीटली खाली नहीं कर सकते, एंड दिस इज द वॉल्यूम विच कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। ओके डन। चलो आगे देखें किसके बारे में? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी के बारे में, है ना। ये सेक्शन हमेशा सबको परेशान करता है, याद नहीं होता। आपके लिए बहुत इजी वे में है यहाँ पे, आप हमेशा याद रखना कि वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज टेकन इन और इनहेल्ड इन बाय अस इन नॉर्मल ब्रीदिंग और वही अमाउंट एक्सेल्ड आउट इन नॉर्मल कंडीशन इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। कहने का मतलब क्या है कि सिंपल वे में जब आपको पता नहीं चल रहा था कि आप इनहेल कर रहे हो और एक्सेल कर रहे हो, उस टाइम पे जो अमाउंट ऑफ एयर आप क्या कर रहे हो, अंदर ले रहे हो और छोड़ रहे हो, दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में ये जो अमाउंट होता है दैट इज अबाउट 500 ml इन हेल्दी मैन और वीमेन। ठीक है, 500 ml एयर हम इनटेक करते हैं और एक्सेल आउट करते हैं नॉर्मल कंडीशन के अंदर। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? नॉर्मल इनटेक ऑफ एयर के अलावे जो कैपेसिटी है एयर का मैक्सिमम अमाउंट, उसके अलावे जो हम इनहेल कर सकते हैं दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। व्हाट इज द अमाउंट? अमाउंट है 2500 to 3000 ml। ठीक है, तो 2500 to 3000 ml हम क्या कर सकते हैं? एडिशनल वॉल्यूम है। किसके? टाइडल वॉल्यूम के अलावे एडिशनल इतना और इनहेल कर सकते हैं। इसी को हम क्या कह देंगे? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगला है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन क्या था? टाइडल वॉल्यूम था। कितना? 500 ml, उतना ही हम छोड़ रहे थे। नॉर्मल एक्सपिरेशन के अलावे मैक्सिमम हम कितना छोड़ सकते हैं? तो कितना छोड़ सकते हैं भाई? 1000 to 1100, यानी कि आप कह सकते हो कि 1000 ml to 1100 ml इज द अमाउंट ऑफ एयर विच वी कैन मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? एक्सपायर कर सकते हैं, बाहर की तरफ रिलीज कर सकते हैं। रेसिडुअल वॉल्यूम की बात करते हैं। मैक्सिमम एक्सेलेशन के बाद भी कुछ अमाउंट हमेशा लंग्स के अंदर मेंटेन रहता है, एंड दैट अमाउंट इज नोन एज रेसिडुअल वॉल्यूम। द वॉल्यूम इज अबाउट 1100 ml to 1200 ml। फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी अमाउंट ऑफ एयर विच इज remain inside the lung is known as residual volume। अब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की बात करें, है ना। नॉर्मल इंस्पिरेशन का जो था वो क्या था? टाइडल वॉल्यूम 500 ml। ठीक है, उसके अलावा और कितना ले सकते थे? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना। तो 500 ml हम यहाँ ले पा रहे थे और इसके अलावा हम कितना ले रहे थे? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 to कितना? 3000 ml, है ना। तो दिस इज द कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितना हो गया? 3000 to 3500 ml। ओके देन एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की बात करें। नॉर्मल एक्सपिरेशन में 500 ml, जिसको हम क्या कह रहे हैं? टाइडल वॉल्यूम। इसके अलावा और कितना छोड़ सकते हैं? दैट इज अबाउट 1000 to 1100 ml, है ना। रेंज क्या हो जाएगा? देखें, रेंज इज अबाउट 1500 to 1600 ml। ओके डन। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम की बात करें तो कहो कि मैम व्हाट इज फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम? तो नॉर्मल जब हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कर रहे हैं उस टाइम पे कुछ एयर ऐसा रह जाता है लंग्स के अंदर जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं पर निकाल नहीं रहे। जैसे अभी जो नॉर्मल ब्रीदिंग मैं कर रही हूँ, इसके अंदर कुछ ऐसा अमाउंट ऑफ एयर लंग्स के अंदर है जिसको मैं निकाल सकती हूँ। कौन सा निकाल सकती हूँ? ERV निकाल सकती हूँ, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकाल सकती हूँ। उसके अलावा कुछ और एयर भी है जिसको मैं नहीं निकाल सकती। यानी
फंक्शनल कंडीशन में यानी नॉर्मल कंडीशन में जितना एयर लंग्स के अंदर बच जाता है, रुक जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे? फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। इट इज क्या है? एडिशन ऑफ ERV एंड RV यानी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। कितना होता है भाई एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? 1000 to 1100 प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम आपको पता है 1100 to 1200 है ना, 1100 to 1200। रेंज क्या हो जाएगा जरा देखें तो रेंज अपन लिखते हैं यहाँ पे 2100, ठीक है, टू 2300 ml। ओके, ठीक है, तो दिस इज द रेंज ऑफ फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। मैं डेटा में भी यहाँ पे लिख रही हूँ। वाइटल कैपेसिटी की बात करें, व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी, है ना, तो वाइटल कैपेसिटी में हम क्या करते हैं, जैसे आप प्राणायाम करते हो ना, तो मैक्सिमम इनटेक, मैक्सिमम एक्सहेलेशन, मैक्सिमम इंस्पिरेशन, मैक्सिमम एक्सहेलेशन किसके साथ? टाइडल वॉल्यूम के साथ। तो देखो भाई ERV मैक्सिमम एक्सहेलेशन, मैक्सिमम इनहेलेशन, IRV विथ टाइडल वॉल्यूम जोड़ दिया, क्या हो गया? वाइटल कैपेसिटी। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन इज कॉल्ड क्या भाई? वाइटल कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी की बात करें तो टोटल लंग कैपेसिटी में क्या क्या हो जाएगा आप याद रखोगे? ERV, IRV, TV और क्या हो जाएगा? रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम ERV, TV और IRV। इट इज द क्या है भाई? ये कंप्लीट हमारा टोटल लंग का कैपेसिटी है, वॉल्यूम ऑफ एयर है। इसी को हम दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी कौन सा है भाई? ERV, TV एंड IRV ये वाइटल कैपेसिटी है। इसमें अगर वाइटल कैपेसिटी में हम रेसिडुअल वॉल्यूम जोड़ देते हैं तो दिस विल कॉल टोटल लंग कैपेसिटी। दिस इज द ग्राफ जहां पे आप इसको देख सकते हो। टाइडल वॉल्यूम 500 ml, इसके अलावा मैक्सिमम कितना इंस्पायर कर सकते हैं भाई? 2500 to 3000 ml, दैट इज कॉल्ड IRV। और इसी ग्राफ में मैक्सिमम कितना एक्सेल कर सकते हैं? ERV कितना भाई? ERV इज अबाउट कितना आपको पता है? 1000 to 1100 ml, ठीक है। इसके अलावा कुछ हमेशा एयर कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे लंग्स के अंदर, जिसको हम कहेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 to 1200 ml, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी की बात करें कहाँ से? IRV, टाइडल वॉल्यूम, ERV, रेसिडुअल वॉल्यूम। डन, क्लियर? आगे चलें, क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। इस सेक्शन से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एंड इट इज आस्क्ड इन 2018 नीट एग्जामिनेशन। क्या है? कॉलम को मैच करने के लिए दे रखा है। तो टाइडल वॉल्यूम इन नॉर्मल ब्रीदिंग, अमाउंट ऑफ एयर टेकन इन और एक्सेल आउट, है ना। कौन सा है भाई? टाइडल वॉल्यूम कितना होगा? 500 ml, तो ए का क्या हो गया? 3। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसके अलावा और कितना? 2500 से 3000, कौन सा ऑप्शन? 1। ओके, डन। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना याद है? 1000 to 1100, 1000 to 1100 यानी कि 4 ऑप्शन, ठीक है। रेसिडुअल वॉल्यूम की बात करें तो रेसिडुअल वॉल्यूम कितना बच जाता है? 1100 to 1200, ऑप्शन नंबर सेकेंड। द मैचिंग क्या हो गया भाई? देखें 3142, 3142, दिस वन ऑप्शन, this option is correct. Okay, done. Lungs are made up of air-filled sacs. The alveoli, they do not collapse even after forceful expiration because of, है ना, कि भाई फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी अपना लंग्स कोलैप्स नहीं करता। क्यों कोलैप्स नहीं करता? बिकॉज सम अमाउंट ऑफ एयर विल ऑलवेज बी रिटेन्ड इनसाइड द लंग्स। कौन है वो वॉल्यूम? दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। तो बिकॉज ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर? रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, डन। आगे चले, लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन द ब्रीथ, सम एयर ऑलवेज रिमेन्स इन द लंग्स विच कैन नेवर बी एक्सपेल्ड बिकॉज, भाई वही क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है। तो यहाँ पे देखोगे भाई कि रेसिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट है कहाँ पे? लंग्स के अंदर। तो लंग्स के अंदर है तो बट ऑब्वियस सी बात है इंट्रा प्लूरल वॉल्यूम है ये, है ना, इंट्रा प्लूरल प्रेशर है, लंग्स के अंदर का प्रेशर है जो क्या है भाई? हमेशा कम होगा रादर देन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के। तो बट ऑब्वियस सी बात है जो अंदर का जो प्रेशर वो कम है तो यहाँ से कभी भी एयर मूव करके बाहर नहीं जाएगी। देन आंसर क्या होगा? इंट्रा प्लूरल प्रेशर क्या होगा? लंग्स को अंदर की तरफ खींच के रखेगा, जिसकी वजह से एयर कभी भी कंप्लीटली एक्सेल आउट नहीं किया जा सकता हमारे लंग्स से। अगला टॉपिक देखते हैं, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस,
ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम देखेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का कहाँ कहाँ होता है ना। तो सबसे पहले हम कहाँ एक्सचेंज कर रहे हैं गैसेस का, एल्वियोलाई और ब्लड, यानी कि लंग्स से ये एयर डिफ्यूज हो करके हमारे ब्लड में आएंगे। तो फर्स्ट साइट इज एल्वियोलाई इन ब्लड, और दूसरी बार जब एक्सचेंज हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, टिश्यू लेवल पे, यानी कि बिटवीन द टिश्यू एंड ब्लड। ब्लड से ये ऑक्सीजन एंड कहाँ चला जाएगा, टिश्यू के अंदर, और टिश्यू का CO2 कहाँ चला जाएगा, ब्लड के अंदर। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर बाय सिंपल डिफ्यूजन ड्यू टू प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। कहने का मतलब क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू हो रहे हैं, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना। प्रेशर ग्रेडियंट होगा तभी एक डिफ्यूजन होगा, अदरवाइज डिफ्यूजन नहीं होगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट दोनों एक ही बात है, बस कहने का रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग अलग है। आगे चलते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज, कौन सा गैस ज्यादा सॉल्युबल है उसके बेसिस पे भी एक्सचेंज निर्भर करता है, एज वेल एज थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। अगर मेम्ब्रेन थिकन ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन का रेट क्या हो जाएगा, स्लो, और अगर पतला होगा तो डिफ्यूजन का रेट क्या हो जाएगा, फास्ट। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज क्या करते हैं, डिपेंड करता है। जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज का जो रेट है वो डिपेंड करता है। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर एंड रिप्रेजेंटेड बाय PCO2 एंड PO2। कहने का मतलब क्या है कि बाहर में जो एटमॉस्फेरिक एयर प्रेजेंट है, इस एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज हैं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर। कहाँ पे, एटमॉस्फेरिक एयर मिक्सचर के फॉर्म में से हम इनहेल करते हैं, और हमारे एल्वियोलाई के अंदर, है ना, यहाँ पे दिस मिक्सचर ऑफ गैसेज के अंदर जो प्रेशर है इंडिविजुअल CO2 गैस का और इंडिविजुअल O2 गैस का, उसे हम क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। देयर इज अ टेबल विच इज गिवन इन NCERT टेक्स्ट, यू कैन रिकॉल इट, और यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये डिफरेंट कंडीशंस में ऑक्सीजन एंड CO2 का पार्शियल प्रेशर दे रखा है। यू हैव टू मेमोराइज दिस ऑल, दिस आर वेरी इजी, 2 बार देखोगे आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर की बात करें, जहाँ पे O2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 159 mm ऑफ Hg। एल्वियोलाई के अंदर 104 Hg। कहो कि मैम ऐसा क्यों, बाहर तो 159 था, एल्वियोलाई के अंदर कम क्यों हो गया, बिकॉज देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ CO2 विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन कहाँ पे, एल्वियोलाई के अंदर। तो CO2 वहां पे प्रेजेंट है तो वहां पे CO2 का प्रेशर थोड़ा बढ़ेगा, तो बट ऑब्वियस सी बात है जब ऑक्सीजन वहां जाता है तो मिक्सचर के अंदर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो सम अमाउंट ऑफ एयर क्या हो गया भाई, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, एज वेल एज सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गेट एक्सचेंज एट द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के पास भी थोड़ा बहुत गैसियस एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से पार्शियल प्रेशर डाउन हो जाता है। तो देखो भाई यहाँ पे बाहर 159, एल्वियोलाई के अंदर 104। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगा, डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन जाएगा एंड वहां पे पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, 95, है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या हो गया, 95 आफ्टर ऑक्सीजनेशन। पर उसके पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जहां पे डिफ्यूजन होना है, जहां एल्वियोलाई से एयर मूव करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। क्यों, क्योंकि वहां का ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, वहां पे ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत लो है। तो कंसंट्रेशन लो तो पार्शियल प्रेशर भी कम, कितना, 40 mm ऑफ Hg। बात करते हैं टिश्यू लेवल की, तो टिश्यू लेवल पर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा वो होगा 40 mm ऑफ Hg। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं CO2 की। एटमॉस्फेरिक एयर में बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो पार्शियल प्रेशर भी बहुत कम है, 0.3 mm ऑफ Hg। एल्वियोलाई की बात करें, इनसाइड द एल्वियोलाई वहां पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपना CO2 कहाँ छोड़ रहा है, एल्वियोलाई के अंदर, तो CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा तो पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा, पार्शियल प्रेशर ज्यादा यानी कितना, 40 mm ऑफ Hg। अब बात करें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ एल्वियोलाई, देन वहां पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, 45 mm ऑफ Hg। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगा, O2 की मात्रा ज्यादा, CO2 की मात्रा कम, तो पार्शियल प्रेशर कम, 40 mm ऑफ Hg। टिश्यू लेवल पे वहां पे कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पे ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रेक डाउन हो रहे हैं, CO2, H2O एंड ATP में। तो CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा, बट ऑब्वियस है पार्शियल प्रेशर ज्यादा, 45 mm ऑफ Hg। क्लियर हो गया, कंसेप्ट वाइज इसको याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट इज
In this diagram, you can see the partial pressure of oxygen and CO2 at various places. With this diagram, आप इसको memorize कर सकते हो. Partial pressure of O2 alveoli में 104 and CO2 का 40 mm of Hg. तो 104 से deoxygenated blood यानी कि blue वाले section में deoxygenated blood में ऑक्सीजन का partial pressure कितना है 40 mm Hg. पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना 45 mm of Hg. ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 mm Hg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 mm of Hg. क्लियर, डन. चलो भाई आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द अल्वियोलाई ऑफ लंग इज. कितना है आपको याद है लंग के अल्वियोलाई के अंदर? इट इज अबाउट 104 mm Hg है ना. ये 104 mm Hg कंपेयर करना है किसके कंपैरिजन में ज्यादा है कम है. लेस देन दैट इन ब्लड. क्या ये ब्लड के पार्शियल प्रेशर ऑफ mmHg से लेस है? नहीं, कभी भी ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमेशा अल्वियोलाई के कंपैरिजन में कम ही होगा, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड हो या डीऑक्सीजनेटेड. डीऑक्सीजनेटेड में आपको पता है 40 एंड ऑक्सीजनेटेड में 95. तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया भाई. लेस देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर से क्या होगा? कम है. नहीं, कम नहीं है. कभी भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अल्वियोलाई में मैक्सिमम होता है, CO2 के कंपैरिजन में भी. इक्वल टू दैट इन ब्लड. नहीं, ब्लड में इतना इक्वल कभी भी नहीं होगा 95 या 40. मोर देन दैट इन ब्लड. बट ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजनेटेड हो या डीऑक्सीजनेटेड हो 95 और 40 से हमेशा ये ज्यादा ही होगा. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट आगे की बात करें. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट पार्ट इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन वेरीज फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर एंड मूव फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू द लोअर पार्शियल प्रेशर. आपने वेरिएशंस देख लिया किस तरीके से ये पार्शियल प्रेशर वेरी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, अल्वियोलाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू लेवल. ठीक है, क्लियर है. सॉलिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे सॉलिबिलिटी में आप एक चीज याद रखना कि CO2 की जो सॉलिबिलिटी होती है ब्लड के अंदर इन कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होती है. कितना ज्यादा होती है? 20 to 25 टाइम्स ज्यादा होती है. अफिनिटी की बात करें तो ये भी क्या होता है 200 से 250 गुना अधिक होता है ना. 200 to 250 टाइम्स ज्यादा अफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन की तरफ. पर ये अफिनिटी नहीं बोल रहा है, सॉलिबिलिटी बोल रहा है. ठीक है. सो CO2 डिफ्यूज मच फास्टर थ्रू द मेम्ब्रेन. सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी यानी कहने का मतलब क्या है, उसके पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी होगा वो ज्यादा होगा. तो बट ऑब्वियस सी बात है उसका डिफ्यूजन का जो रेट होगा वो कई गुना ज्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन के. डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात करें, व्हाट इज डिफ्यूजन मेम्ब्रेन? यू कैन सी द डायग्राम हियर एंड आप देख सकते हो कि दिस इज द मेम्ब्रेन विच इज allowing the movement of O2 and CO2 through this section. और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन is made up of 3 layers. जो internal part है that is the part of alveoli. किसका बना हुआ है? एस्कोमस एपिथेलियम का. ठीक है. उसके बाद आता है बेसमेंट सब्सटेंस. आफ्टर दैट देयर इज सिंगल सेल्ड लेयर विच इज कॉल्ड एंडोथेलियम, पार्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज. दिस 3 टुगेदर फॉर्म डिफ्यूजन मेम्ब्रेन. क्लियर है? डन. तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे थे और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन आप यहाँ पे याद कर लो 3 लेयर्ड. ठीक है. alveolar squamous epithelium, endothelium of alveolar capillaries and basement substance between them. अब उसके बाद देखते हैं exchange of gases में कि alveoli are the primary site of exchange of gases. जो primary site है वो कौन है? alveoli है. exchange of gases also occur between the blood and tissue. blood और tissue level पे भी exchange होता है. यहाँ पे जो है किसके हेल्प से? थ्रू सिंपल डिफ्यूजन बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या फिर प्रेशर ग्रेडियंट. सॉलिबिलिटी की बात कर ली है हम लोगों ने. CO2 की सॉलिबिलिटी ज्यादा है तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस एज वेल एज थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, 2 फैक्टर हो गए. ये क्या करते हैं? डिफ्यूजन के रेट को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं. इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन. क्लियर है? प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेज इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर एंड इज रिप्रेजेंटेड एज PO2 एंड CO2. आपको बता दिया है ये चीज. डन. क्लियर है? आगे चलें. नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं. यहाँ पे हम लोगों ने एक्सचेंज देख लिया. आफ्टर एक्सचेंज क्या होता है? यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है. कहाँ पे? ब्लड के अंदर. किसका? O2 एंड CO2 का. तो हाउ दिस गैसेज आर गेट
ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है 97% ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए हमारा आरबीसी रेस्पॉन्सिबल है। आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर हीमोग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग 97% ऑक्सीजन एंड रिमेनिंग 3% ऑक्सीजन इज गेट डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। CO2 की बात करें तो 20 to 25% CO2 will get involved or incorporated in RBC with hemoglobin 70% as a bicarbonate and rest 7% will get dissolved in plasma. These data are very important and you have to memorize this all because questions यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन जो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है वो कंबाइन करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, या इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दिस इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा। दिस इज नॉट ऑक्सीडेशन, दिस इज ऑक्सीजिनेशन, याद रखोगे आप इसको, है ना। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है, इसको एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप हो सकता है। बाइंडिंग इज रिलेटेड विथ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। आप कह सकते हो कि जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वही हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग जल्दी करेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। बाइंडिंग इज रिलेटेड विथ पार्शियल प्रेशर एंड ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। कहने का मतलब क्या है कि जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वो जल्दी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप हो जाएगा। साथ ही कुछ ऐसे फैक्टर्स भी प्रेजेंट हैं जो इस बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं। दिस आर एसिडिटी और pH ऑफ ब्लड एंड सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर भी क्या करेगा? इस बाइंडिंग को अफेक्ट करता है। कैसे करता है डिटेल में आगे देखते हैं। बात करते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की। क्या है ये कर्व? एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हम प्लॉट करने वाले हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को। देन वी विल ऑब्टेन अ कर्व दैट इज सिग्मोइड इन शेप। VVI बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट, इस कर्व के अंदर हम क्या देखेंगे? कुछ चीजें अपन देखते हैं। क्या देखते हैं भाई? कि ये कर्व अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन शिफ्ट करता है, राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। तो राइट शिफ्ट और देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट किस किस कंडीशन में। तो आप याद रखना, दिस शिफ्ट इज नोन एज लेफ्ट, इसको क्या कहेंगे? लेफ्ट। एंड दिस साइड, ये वाला जो कंडीशन है दैट इज राइट शिफ्ट। कहने का मतलब क्या है कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो पार्शियल प्रेशर था कितना था? मान लो सपोज दैट ये 30 mmHg है ना। बट यही 50% सैचुरेशन क्या हो रहा है भाई? नॉर्मल कंडीशन के अंदर कितने पार्शियल प्रेशर पे ऑब्टेन हो रहा है भाई? अधिक पार्शियल प्रेशर, यानी कि 50 mm ऑफ Hg। ऐसा क्या चेंज हुआ जिसकी वजह से 50% सैचुरेट होने के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का नीड कितना हो गया? 50 mm ऑफ Hg। तो राइट शिफ्ट जब भी होता है किसके कंडीशन में होता है? आप ऐसे याद रख लो कि एक्सरसाइज, जैसे एक्सरसाइज वाला जो कंडीशन है, तो एक्सरसाइज के टाइम पे क्या होगा? CO2 का कंसंट्रेशन बॉडी में, ब्लड में क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। तो CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा जिसकी वजह से ये शिफ्ट क्या हो जाता है? राइट, ठीक है। और क्या होगा भाई? ड्यू टू इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन, वहां पे H+ आयन का भी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो बट ऑब्वियस सी बात है PCO2 भी, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी बढ़ जाएगा। साथ ही एक्सरसाइज के टाइम पे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। तो टेम्परेचर भी क्या हो गया भाई? हाई हो गया। दीज आर द कंडीशन विच आर फेवरेबल फॉर ब्रेकिंग ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के ब्रेकिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक इसके ऑपोजिट लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या हो रहा था? 30 mm ऑफ Hg पे ये 50% सैचुरेट हो रहा था। बट लेफ्ट शिफ्ट के कंडीशन में क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे जो सैचुरेशन हो रहा है 50%, बहुत कम पार्शियल प्रेशर, अबाउट 20 mm ऑफ Hg पे ही ये क्या हो जा रहा है? सैचुरेट हो जा रहा है। क्यों हो रहा है सैचुरेट? ऐसा कौन से कंडीशंस हैं जरा देखें। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ रेस्ट। यू कैन से रेस्ट के कंडीशन में क्या होगा? बॉडी के अंदर कंजम्पशन ऑफ O2 नहीं है, CO2 का जनरेशन कम है। तो रेस्ट के कंडीशन में CO2 कम, तो यहाँ पे CO2 क्या हो गया है? कम हो गया है कंसंट्रेशन। तो H+ आयन का भी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। H+ आयन कंसंट्रेशन कम और रेस्ट के कंडीशन में बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कंजम्पशन ऑफ O2 कम है ना, तो टेम्परेचर भी कम हो गया। O2 का कंजम्पशन कम है तो बट ऑब्वियस सी बात है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो दीज आर द फैक्टर्स जो क्या करेंगे? फेवर करेंगे ऑक्सीजन का बाइंडिंग हीमोग्लोबिन के साथ, है ना। तो यू कैन सी इन दिस ग्राफ, ठीक है, कि यहाँ पे ये जो शिफ्ट है कुछ इस तरीके से होगा, है ना। इसको हम क्या बोल देंगे?
राइट शिफ्ट और दिस वन इज लेफ्ट शिफ्ट। आपको डिटेल में मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई आगे चलते हैं, बात करते हैं फीटल हीमोग्लोबिन की। फीटल हीमोग्लोबिन की जो अफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ कई गुना ज्यादा होती है रादर देन एडल्ट हीमोग्लोबिन की। कहने का मतलब क्या है कि दिस इज एन एडेप्टेशन इन फीटल कंडीशन। फीटस के बॉडी के अंदर कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, मिक्स ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जिसकी वजह से ये फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है ताकि वहां पे हीमोग्लोबिन ज्यादा अफेक्टेड CO2 के कारण ना हो, CO2 कंसंट्रेशन की वजह से हीमोग्लोबिन ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो कभी भी फीटल हीमोग्लोबिन का जो कर्व हम ऑब्टेन करेंगे परसेंटेज सैचुरेशन एंड पार्शियल प्रेशर का, वो हमेशा किस साइड हमें मिलेगा, लेफ्ट साइड में मिलेगा, यानी कम पार्शियल प्रेशर पे ही ये 50% सैचुरेट हो जाएगा इन कंपैरिजन ऑफ एडल्ट हीमोग्लोबिन के। ओके डन। चलो भाई, ये राइट शिफ्ट का कंसेप्ट आपको बता दिया, आप याद रखोगे, दिस इज द कंडीशन ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, एंड राइट लेफ्ट शिफ्ट इज द कंडीशन ऑफ रेस्ट। ओके डन। आगे की बात करते हैं, दैट इज carbon dioxide is transported by hemoglobin in the form of carbaminohemoglobin। ठीक है, आपको याद है 20 to 25% CO2 ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम एक कंसेप्ट डील कर रहे हैं, टिश्यू में कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है। रेस्पिरेशन यानी कि CO2 का जनरेशन हो रहा है, तो बट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और यहाँ से ब्लड कैपिलरीज गुजर रही है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है, देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में HbO2 प्रेजेंट है ना। यहाँ पे ड्यू टू इंक्रीज्ड PCO2 it will get breakdown, O2 will diffuse inside the tissue, and from tissue PCO2 will get inside the deoxygenated blood. Some amount of CO2 will combine with hemoglobin and some amount will get inside the RBC and form, क्या फॉर्म करेगा वहां पे RBC के अंदर, H2O के साथ रिएक्ट करेगा and it will form H2CO3 कार्बोनिक एसिड which will get break down into H plus and HCO3 minus। चलो इस डायग्राम के हेल्प से देखें क्या हो रहा है। ठीक है, तो टिश्यू लेवल पे क्या है भाई, ऑक्सीजन टिश्यू लेवल पे देखें ना, सबसे पहले तो यहाँ पे किसको पिकअप करेगा, आरबीसी CO2 को पिकअप करेगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को पिकअप करेगा, और कहाँ भेजेगा भाई, ब्लड के अंदर। ऑक्सीजन को कहाँ भेज दिया जाएगा, टिश्यू के अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ देखो, यहाँ से पिकअप हो रहा है ना, CO2 को कहाँ लेके जा रहे हैं, ब्लड के अंदर जा रहे हैं, और यहाँ से O2 है ना, O2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, टिश्यू के अंदर O2 जा रहा है। जैसे ही CO2 यहाँ गया तो 20 to 25% हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप हो गया और क्या बना दिया, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, 20 to 25%, बाकी रिमेनिंग 70 to 73% जो CO2 है वो उसका क्या होगा, दैट विल गेट डिफ्यूज इनसाइड द RBC and there will be formation of H2CO3 with the help of an enzyme that is carbonic anhydrase, and carbonic anhydrase enzyme ही इसको ब्रेक कर देगा HCO3 माइनस एंड H प्लस में। ठीक है, HCO3 माइनस क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा, कहाँ पे, ब्लड के अंदर, आरबीसी के बाहर निकल जाएगा, और HCO3 माइनस जैसे ही बाहर जाएगा वहां पे आयन एक्सचेंज होगा, यानी कि बफर को मेंटेन करने के लिए ब्लड के अंदर प्रेजेंट Cl माइनस कहाँ एंटर करेगा, आरबीसी के अंदर। इसे हम क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। आप हमेशा याद रखोगे, जैसे ही HCO3 माइनस आरबीसी को छोड़ करके ब्लड के अंदर जा रहा है, वहां से Cl माइनस कहाँ एंटर करेगा, इनसाइड द आरबीसी। ठीक है, अब इसी को हम क्या बोल रहे हैं, क्लोराइड शिफ्ट। ओके डन। रिमेनिंग CO2 कितना भाई, 7% विल गेट डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। ओके डन, क्लियर हो गया। अब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंचेगा, लंग्स के पास फॉर ऑक्सीजनेशन, है ना, और ड्यूरिंग ऑक्सीजनेशन ऑक्सीजन विल गेट एंटर्ड इनसाइड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड CO2 विल मूव टू द एल्वियोलाई। आप देख सकते हो ऑक्सीजन कहाँ से, एल्वियोलाई से कहाँ आ रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर टू ऑक्सीजनेटेड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो CO2 ज्यादा था इट विल मूव टू द एल्वियोलाई। व्हाट आर द रिएक्शंस, जरा देखें। जैसे ही ये एल्वियोलाई के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पे क्या होगा, PO2 ज्यादा, क्या ज्यादा है यहाँ पे, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा। ड्यू टू हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 HbCO2 जो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन था विल गेट ब्रेक डाउन। इसी को हम क्या बोलते हैं, हाल्डेन इफेक्ट। ठीक है, तो HbCO2 will get breakdown into CO2 and Hb, and this CO2 will get diffused into the alveoli।
क्लियर, डन। कहो कि मैम यहाँ पे HCO3 माइनस बना था जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, देन ये HCO3 माइनस वापस कहाँ पहुंचेगा, आरबीसी के अंदर। इस HCO3 माइनस का कन्वर्जन रिक्वायर्ड है इनटू द CO2। अब इसको कन्वर्ट कौन करेगा, वही एंजाइम जो इसको उस टाइम कन्वर्ट करा था, दैट इज कार्बोनिक अनहाइड्रेज। ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज क्या करेगा, HCO3 माइनस और H प्लस को कंबाइन करके H2CO3 बना देगा। कहो कि मैम बाहर से HCO3 माइनस अंदर आया है तो Cl माइनस का क्या होगा, Cl माइनस वापस अपनी जगह पे पहुंचेगा। इसी को हम क्या कहेंगे, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। कहाँ हो रहा है रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, एल्वियोलाई यानी कि लंग टिश्यू लेवल पे हो रहा है, ठीक है। अब ये Cl माइनस बाहर गया, HCO3 माइनस अंदर, HCO3 माइनस H प्लस कंबाइन करता है, H2CO3 बनाता है विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम। फिर से कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम यहाँ पे इसको ब्रेक करेगा H2O एंड CO2 में, CO2 विल गेट डिफ्यूज्ड इनटू द एल्वियोलाई, और बाकी जो रिमेनिंग 7% CO2 जो ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व था, इट विल आल्सो मूव फ्रॉम द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द एल्वियोलाई। इस तरीके से ये ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, इस तरीके से ये एक्सचेंज हो जाएगा। ओके, क्लियर है, बहुत इजी वे में आप इस डायग्राम से लर्न कर सकते हो इस चीज को। चलो बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की, है ना। हमारे बॉडी के अंदर मोड ऑफ रेस्पिरेशन या रेट ऑफ ब्रीदिंग मैकेनिज्म को मॉडरेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, और मिडल ऑफ लंगाटा और पोन्स के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर एंड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर है। पोन्स के अंदर जो रेस्पिरेशन सेंटर है दैट इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड अपन्यूस्टिक सेंटर। मिडल ऑफ लंगाटा के अंदर DRG एंड VRG, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ओके डन। आप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इसको इजिली समझ सकते हो, है ना। दिस इज द डायग्राम वेयर यू कैन सी न्यूमोटैक्सिक सेंटर, अपन्यूस्टिक सेंटर। इन केस ऑफ मिडल ऑफ लंगाटा देयर आर 2 ग्रुप्स, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या करता है, डायफ्राम के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कराने का काम करता है, साथ ही ये EICM के मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। रेगुलेशन देख लिया हम लोगों ने। रेगुलेशन के बाद एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको हमेशा याद रखोगे। ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर है या ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं, ये कीमो सेंसिटिव होते हैं, यानी कि कुछ केमिकल्स के लिए सेंसिटिव होते हैं और कुछ केमिकल के लिए सेंसिटिव नहीं होते। तो किसके लिए सेंसिटिव है आपको हमेशा याद रखना है, दिस आर सेंसिटिव फॉर CO2 एंड H प्लस आयन कंसंट्रेशन। कहो कि मैम क्या वो सिर्फ इन्हीं के लिए सेंसिटिव है, O2 के लिए सेंसिटिव नहीं है, तो आप याद रखना कि नहीं, O2 का इनसे कोई लेना देना नहीं होता। ऑक्सीजन को ये पहचानते तक नहीं। किसको पहचानते हैं ब्लड में, सिर्फ CO2 के कंसंट्रेशन यानी कि H प्लस आयन के कंसंट्रेशन को ही ये पहचानते हैं। ओके डन। आगे देखना भाई, ध्यान देना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिडक्शन इन pH ऑफ ब्लड विल, क्या करेगा भाई, pH कम हो रहा है, ठीक है, तो pH कम हो रहा है, तो यानी H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा। H प्लस कब ज्यादा, एसिडिटी कब ज्यादा, जब H2CO3 यानी CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा, CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा। कहने का मतलब क्या है, अब हमें ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ऑक्सीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट के लिए नर्वस सिस्टम किसको मैसेज भेजेगा भाई, हार्ट को मैसेज भेजेगा, कहेगा तुम ठीक से पंप नहीं कर रहे क्या, ठीक है। अब आगे चलते हैं। साथ ही इस कंडीशन में क्या होगा, O2 और हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है, बाइंडिंग है, इनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। जरा ऑप्शन देखते हैं, इतना तो समझ में आ गया कि ये चीजें हो रही हैं। तो रिड्यूस द रेट ऑफ हार्ट बीट, क्या हार्ट बीट कम हो जाएगा, नहीं, डिमांड ज्यादा है तो बट ऑब्वियस सी बात है हार्ट बीट कम नहीं होगा। रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, ऐसे केस में क्या होगा, ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम कर देंगे, नहीं, ऐसे केस में ब्लड सप्लाई बढ़ाएंगे, है ना, ठीक है। डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, बात सही है। जब CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा है यानी कि H प्लस आयन ज्यादा है, एसिडिटी ज्यादा है, ऐसे कंडीशन में O2 और HB के बीच क्या हो जाएगा, एफिनिटी कम हो जाएगा, एफिनिटी विल बी लेस हो जाएगा। इसका झुकाव किसकी तरफ बढ़ेगा, झुक जाएगा, किसकी तरफ झुक जाएगा भाई, CO2 की तरफ। तो डिक्रीज इन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन विल लीड, सही बात है, दिस इज वेरी गुड कंसेप्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है व्हेन यू होल्ड योर ब्रीथ, जब आप सांस ले रहे हो और अपने ब्रीथ को आपने रोक रखा है, which of the following gas changes in blood would first lead to the urge to breathe, कहने का मतलब ये है कि इनमें
में से कौन सा ऐसा गैस है जो रेस्पॉन्सिबल है कि आपके ब्रीदिंग के अर्ज को बढ़ाएगा, यानी कि आपका जो कीमोसेंसिटिव न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, कीमोसेंसिटिव जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, किसको पहचानता है? ये क्वेश्चन का मतलब हो गया भाई, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा कंसंट्रेशन राइज होगा जिसकी वजह से वो फटाफट मैसेज भेजेंगे कि भाई इंस्पिरेशन का रेट बढ़ाओ, है ना। तो यहाँ लिखेंगे राइट, पहला आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइजिंग ऑफ CO2 कंसंट्रेशन। सही बात है भाई, है ना। यहाँ पे O2 के कंसंट्रेशन का फॉल हो या इंक्रीज हो, उसको उससे कोई मत, O2 का कंसंट्रेशन फॉल हो या राइज हो, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, डन, ओके। चलो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। यहाँ पे इस स्लाइड पे आप देख सकते हो फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। हमने जो रेस्पिरेशन अभी तक पढ़ा उसके क्या क्या फंक्शन है। तो भाई सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन। हमारी बॉडी के अंदर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए ढेर सारी ATP चाहिए, और ये ATP कहाँ प्रोड्यूस होता है, रेस्पिरेशन मैकेनिज्म के अंदर, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, आपने क्या देखा, क्लोराइड शिफ्ट देखा, HCO3- का फॉर्मेशन देखा, यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे pH को भी मेंटेन करने का काम किया जा रहा है। मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, है ना, यहाँ पे बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर का जो रेगुलेशन है विद द हेल्प ऑफ, आप कह सकते हो रेस्पिरेशन, हम इसको इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। रिटर्न ऑफ ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है, यहाँ पे ब्लड और लिम्फ, है ना, ब्लड का जो एक्सचेंज है ना, विद द हेल्प ऑफ, आप कह सकते हो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ऑक्सीजन एंड CO2 का जो एक्सचेंज है, लिम्फ के अंदर जो एक्सचेंज है, इन सारे में भी रेस्पिरेशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगला जो पॉइंट है दैट इज माउंटेन सिकनेस। व्हाट इज माउंटेन सिकनेस? माउंटेन सिकनेस क्या होता है? दिस इज अ कंडीशन जिसको हम क्या कहेंगे, हाइपोक्सिया। कहो कि मैम व्हाट इज हाइपोक्सिया? बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या हो गया है, कम हो गया है इन कंपेरिजन ऑफ पहले वाले के, यानी पहला कितना था 159, ठीक है। और वहां पे जब पार्शियल प्रेशर कम होगा तो बट ऑफ ये सी बात है, इनहेल्ड एयर में भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा। अगर पार्शियल प्रेशर कम होगा तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे गैसियस एक्सचेंज में लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल गेट डिफ्यूज इनसाइड द ब्लड, वो प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो कोई भी व्यक्ति अगर प्लेन वाले रीजन से कहाँ जा रहा है, माउंटेन वाले रीजन में जा रहा है, देन व्हाट विल हैपन, वहां के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, उसको ज्यादा ऑक्सीजन लेना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम ब्रीद इन करना पड़ेगा। और ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, क्योंकि कंप्लीट सैचुरेशन नहीं होगा। कंप्लीट सैचुरेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मेंटेन नहीं है, तो जितने भी हीमोग्लोबिन होंगे पार्शियली सैचुरेटेड होंगे। तो ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए नंबर ऑफ RBC को भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो माउंटेन सिकनेस इज द कंडीशन characterized by ill effect of hypoxia, shortage of oxygen in the tissue at high altitude, commonly to person going to the high altitude for the first time, है ना। कहाँ से भाई, प्लेन वाले रीजन से कहाँ जा रहा है, ये एल्टीट्यूड वाले रीजन में जा रहा है। मैंने आपको सारे कंडीशन बता दिए, पार्शियल प्रेशर बाहर कम तो बॉडी के ब्लड के अंदर भी पार्शियल प्रेशर कम, बॉडी के ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर कम तो बट ऑब्वियस सी बात है कंप्लीट सैचुरेशन नहीं होगा। देन RBC की मात्रा भी बढ़ेगी ताकि हीमोग्लोबिन ज्यादा हो, हीमोग्लोबिन ज्यादा हो तो बट ऑब्वियस सी बात है ट्रांसपोर्टेशन भी इजी वे में हो जाएगा। तो शुरुआती दौर में क्या होता है, वहां पे नोजिया क्रिएट होती है, वॉमिटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, हेडेक होने लगता है। आफ्टर सम टाइम द बॉडी विल गेट एकोमोडेटेड विद द कंडीशन, क्या करेगा, RBC की संख्या बढ़ा लेगा, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी, तो कम पार्शियल प्रेशर पे भी ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी उसके अंदर आ जाएगी। गॉट इट, क्लियर है। यहाँ पे सिम्टम्स दे रखा है माउंटेन सिकनेस का, क्या हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी, नोजिया होगा, वॉमिटिंग टेंडेंसी होगी, डाइजेशन कंप्लीटली अकर नहीं होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या हो जाएगा, इल हो जाएगा। आगे कर ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में तकलीफ होगी बिकॉज ऑफ पल्मोनरी इडेमा, है ना, हेडेक, डिप्रेशन, डिसओरिएंटेशन, लैक ऑफ स्लीप, वीकनेस एंड फैटिग। ओके डन। डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, हमारे बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके अंदर भी कभी कभी डिजीज अकर होते हैं, ये डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे भाई, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहला डिजीज देखते हैं दैट इज अस्थमा, है ना। अस्थमा क्या है, इसके लिए कीवर्ड याद रखना है आपको, एलर्जिक। एलर्जिक है, किससे एलर्जिक है, पॉलन ग्रेन से। पॉलन ग्रेन क्या करेगा,
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा। अगर बॉडी बहुत ज्यादा एलर्जिक है इसके लिए तो यहाँ के ब्रोंकियोल्स क्या हो जाएंगे, एक्सेग्रेट हो जाएंगे। एक्सेग्रेट होने की वजह से क्या होगा, वहां पे इन्फ्लेमेशन होगा, साथ ही वहां पे ये बहुत ज्यादा एक्सेग्रेट होकर के म्यूकस का प्रोडक्शन भी बढ़ा देंगे। म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा जिसकी वजह से, और इन्फ्लेमेशन की वजह से पैसेज क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी। इलाज क्या है, ब्रोंकोडायलेटर। अब ब्रोंकोडायलेटर देने से क्या होगा, ब्रोंकियोल्स डायलेट कर जाएंगे, पैसेज चौड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से इजीली हम क्या कर पाएंगे, सांस ले पाएंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ देख लिया सिम्टम्स क्या है, कॉफिंग, wheezing, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, किसकी वजह से, ड्यू टू एक्सेस ऑफ म्यूकस एंड इन्फ्लेमेशन, है ना। क्या होगा भाई, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, है ना। कहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, ब्रोंकियोल्स में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ओके डन, आगे चलते हैं। एम्फाइसेमा, जैसे ही वर्ड एम्फाइसेमा आता है आप याद रखना डिस्ट्रक्शन और डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया। कहने का मतलब है अल्वियोलर वॉल विल गेट डैमेज्ड विद द डिपोजिशन ऑफ ए स्मोक टार। ठीक है, जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं, कंटिन्यूस सिगरेट स्मोकिंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये स्मोक का टार क्या करता है, एल्वियोलाई के वॉल पे अच्छी तरीके से जम जाएगा, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एरिया तो प्रेजेंट है बट इट विल नॉट अलाउ द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 अक्रॉस इट। रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया कम, जिसकी वजह से क्या होगा, आप कह सकते हो अल्वियोलाई फुल ब्लोन है, वहां पे नो डिफ्यूजन होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, है ना। तो देखिए जरा सिम्टम्स क्या है भाई, इट अकर्स ड्यू टू द डिस्ट्रॉइंग ऑफ सेप्टा बिटवीन द अल्वियोलाई बिकॉज ऑफ स्मोकिंग एंड इनहेलेशन ऑफ अदर स्मोक्स। द एक्सहेलेशन बिकम्स डिफिकल्ट एंड लंग्स रिमेन इन्फ्लेटेड। इस केस में क्या होगा, एक्सहेलेशन कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, हमेशा कहते हैं ना इन फुल ब्लोन जैसे कंडीशन में लंग्स मेंटेन रहेगा। चलो भाई नेक्स्ट देखिए, अपना जो अगला कंसेप्ट है दैट इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर क्या है, ऐसे लोग जो कुछ ऐसे इंडस्ट्री में या फिर उनका ऑक्यूपेशन ऐसा है जहां पे वो जिस एयर को इनहेल कर रहे हैं उस एयर के अंदर कुछ फॉरेन पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं जो डिजीज कॉज करेंगे। जैसे सिलिका इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लेबर्स हैं, है ना, उनके इंस्पायर्ड एयर के अंदर सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी, तो बट ऑब्वियस सी बात है ये सिलिका जाकर के क्या करेंगी, ब्रोंकियोल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेंगी, वहां पे वो उसको कोरोड करेंगी, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, इन्फ्लेम्ड एंड नैरो। इस डिजीज को हम क्या कहेंगे, सिलिकोसिस, है ना। जो सीमेंट इंडस्ट्री में होंगे उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है। जो फाइबर इंडस्ट्री में होते हैं, फाइबर यानी कि कॉटन इंडस्ट्री में, तो वहां पे फाइबर्स क्या होते हैं, इनहेल्ड एयर के अंदर प्रेजेंट होंगे, और ये इनहेल्ड एयर के अंदर प्रेजेंट होने के कारण ब्रोंकियोल्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे, एक्सेग्रेट करेंगे इनको, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नैरो हो जाएगा, ब्रीदिंग में काफी प्रॉब्लम होगी। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, है ना। फाइब्रोसिस इज ऑल्सो एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स। ठीक है, क्या होता है, यहाँ पर प्रोलिफरेशन होने लगता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, जिसकी वजह से लंग्स क्या हो जाएगा, इन्फ्लेम्ड हो जाएगा। ओके, अगला जो डिजीज है दैट इज न्यूमोनिया। न्यूमोनिया के अंदर अफेक्टेड पार्ट ऑफ लंग इज एल्वियोलाई विच इज फिल्ड विथ लिक्विड एज वेल एज डेड WBCs। ओके क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, फिल्ड होने की वजह से एक्सचेंज का जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, गैसियस एक्सचेंज डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। एक्सट्रीमिटीज ऑफ बॉडी लाइक नोज टिप एंड फिंगर टिप्स एंड ईयर पिन्ना विल गेट ब्लू। ओके डन, आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है अस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू, किसको बोल सकते हैं अस्थमा, आपको बताया कीवर्ड याद रखना है दैट इज एलर्जिक रिएक्शन ऑफ मास्टल्स इन लंग्स। ओके डन, अगला है द नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग, इसको हम क्या कहते हैं, एम्फाइसेमा। द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, एम्फाइसेमा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, एनसीईआरटी के टेक्स्ट के अंदर दे रखा है एस्बेस्टोसिस एंड सिलिकोसिस, यहाँ ऑप्शन में क्या प्रेजेंट है, सिलिकोसिस। नेम द पल्मोनरी डिजीज इन विच अल्वियोलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व्ड इन गैस एक्सचेंज इज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड ड्यू टू डैमेज इन अल्वियोलर वॉल। भाई बता दिया, डैमेज इन अल्वियोलर वॉल किसकी वजह से, एम्फाइसेमा की वजह से। ओके डन, क्या हो रहा है भाई, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया की बात कर रहा है ना, अल्वियोलर सरफेस एरिया डैमेज हो रहा है, तो बट ऑब्वियस सी बात है एम्फाइसेमा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली प्रेजेंट्स द लंग कंडीशन इन अस्थमा एंड एम्फाइसेमा, तो अस्थमा इज एलर्जिक एंड एम्फाइसेमा में रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया कम, है ना। तो देख रहे हैं भाई अस्थमा में इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है, एंड डिक्रीज इन सरफेस। चलो भाई
फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड डिक्रीज सरफेस एरिया। ओके, चलो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, और इस तरीके से अगले दिन एक नए चैप्टर के साथ फिर से स्टार्ट करेंगे। ओके।